नमस्कार दोस्तों 10 मार्च को 5 स्टेट्स में विधानसभा चुनाव हुए। उनमें बीजेपी 4 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी। इसी के साथ एक स्टेट पंजाब में आम आदमी पार्टी विनर रही। सब इलेक्शन में जहां बीजेपी एक तरह से लगभग क्लीन स्वीप करके जीती, वहीं कांग्रेस भी एक तरह से क्लीन स्वीप करके हारी। अभी 2024 आने में और 2 साल बाकी है और बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये अभी आर्ग्यूमेंट है 2024 का इलेक्शन कांग्रेस को जीतना तो दूर, क्या 2024 के इलेक्शन तक कांग्रेस के पास एक भी स्टेट बचेगा? उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने का आदेश दे दिया है। I want a सबकी कांग्रेस, not a घर की कांग्रेस. This is what he has said. If there is one young person who is unemployed in the country, sir, it is the prince of the Congress party, the dynasty of the Congress party. खत्म। भारत में अभी सिर्फ कांग्रेस के पास 2 स्टेट्स है जहां पे वो अपने दम पे सरकार बनाए हुए हैं। एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा है राजस्थान। और इन स्टेट्स में अगले साल 2023 को चुनाव होने वाले हैं और उसी के साथ ये पता चल जाएगा कि 24 से पहले कांग्रेस भारत में कोई भी स्टेट में रह पाएगा या फिर पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो। कांग्रेस के लगातार इलेक्शंस में हारने का एक वजह नहीं, बहुत सारे वजह है। सबसे पहला वजह है कांग्रेस के लीडरशिप। आप लोग सभी क्वेश्चन करता हूँ, कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट कौन है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने राहुल गांधी कहा तो आप बिल्कुल ही गलत है, वहीं सोनिया गांधी कहा तो आप 50-50 सही है, क्योंकि सोनिया गांधी 2019 से कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट है और 2019 से पहले राहुल गांधी थे, लेकिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में बुरी तरह से हार के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद से कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि अभी इलेक्शन होगा 2019 से अभी 2022 आ गया, अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कांग्रेस के इन 5 स्टेट्स में डिफीट का। अभी के तौर पे सोनिया गांधी उसका इंटरिम प्रेसिडेंट है। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपने सोनिया गांधी को आखिरी बार कब किसी रैली में या फिर कहीं पे बहुत भाषण देते हुए सुना या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल में अपना इंटरव्यू दिया? किसी में नहीं। वहीं आप बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनको देखिए, वो हमेशा कहीं ना कहीं पे दिख ही जाते हैं, भले अमित शाह के साथ या फिर अकेले ही कहीं पे चुनाव प्रचार करते हैं। तो ये कांग्रेस के लीडरशिप को ऊपर तो ये खाता है कि कांग्रेस का लीडरशिप ऊपर से खाली है, मतलब कहीं पे पार्टिसिपेशन नहीं। फिर दूसरा फैक्टर आता राहुल गांधी का। नरेंद्र मोदी और बीजेपी हमेशा ये पोर्ट्रे करता है कि राहुल गांधी मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, जो कि असल में नहीं। राहुल गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट है, लेकिन हमेशा भी इस तरह से इसको पोर्ट्रे करता है कि लोगों में एक परसेप्शन बन गया है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। और इसमें लोगों का इमोशनल सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले गुजरात में सीएम थे और उससे पहले वो अपना स्टोरी बताते हैं कि वो गरीब थे, चाय बेचते थे, वो झाड़ू उड़ू भी देते थे। हालांकि स्टोरी सही है कि झूठ, ये नरेंद्र मोदी को ही पता होगा, लेकिन इस रीज़न के लिए लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी को लेके एक सिंपैथी जग जाता है कि वो गरीब का बेटा है, वो मेहनत से इतने ऊपर पोजीशन तक आया है, तो उसी को लोग कैंडिडेट बनाएंगे। वहीं राहुल गांधी को बीजेपी इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि उनको सब कुछ प्लेट में परोसा हुआ मिल गया, वो कहीं पे कोई ग्राउंड में कभी गए नहीं है, वो डायरेक्ट पीएम के तौर पे आना चाहते हैं, जो कि एक तरह से सही भी है। अगर राहुल गांधी को कभी पीएम बनना भी था तो ये राहुल गांधी ने खुद जाहिर नहीं किया, और अगर उनको नहीं बनना था तो ये लोगों को देख के पता चल ही जाता है। अगर राहुल गांधी को अपने आप को ऐसा पीएम कैंडिडेट के तौर पे दिखाना ही था तो उनको सबसे पहले कुछ काम आना चाहिए था जिसको देखकर लोग उनको चुनते। जैसे कि कांग्रेस 2004 और 2009 का इलेक्शन जीता, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी को कोई भी की मिनिस्ट्री नहीं मिला। की मिनिस्ट्री यानी फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये चारों को की मिनिस्ट्री कहा जाता है। तो राहुल गांधी को कोई भी की मिनिस्ट्री तब नहीं मिला। राहुल गांधी को तब कोई भी एक की मिनिस्ट्री में जाना चाहिए था और वहाँ पे अपना काम करके दिखाना चाहिए था। या फिर 2004 से लेके अभी 2022 तक में वो कोई भी एक स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ते, वहाँ पे वो ऐसा सीएम के तौर पे काम करते तो भी लोगों को दिखता कि वो कुछ काम किए हैं, लेकिन वहीं राहुल कोई भी काम नहीं किया है। और तो इसीलिए लोग राहुल गांधी को डायरेक्टली इस तरह समझते हैं कि वो डायरेक्ट पीएम बनना चाहते हैं बिना कोई ग्राउंड में वर्क किए। वेकेंट लीडरशिप। और राहुल गांधी के बाद तीसरा फैक्टर आता है कांग्रेस के डिफीट का, वो है नेपोटिज्म। बीजेपी में भी नेपोटिज्म है। बीजेपी में बहुत सारे एमपीज है, जैसे कि तेजस्वी सूर्या, फिर का अनुराग ठाकुर, ये लोग सब भी नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट है। लेकिन और भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, ये सभी नेपोटिज्म से आए हुए ही पॉलिटिशियन है। लेकिन ये सारे जो भी पॉलिटिशियंस का नाम लिया, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। लोग जब ये लोग इलेक्शन में जाते तो लोग ये नहीं देखते कि ये लोग नेपोटिज्म से आए हैं या फिर नहीं, ये लोग इनके काम को या फिर इन लोगों के मुद्दे को देख के चुनते हैं। वहीं राहुल गांधी जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो बीजेपी उनके ऊपर नेपोटिज्म का और ये राजकुमार वाला टैग चिपका देता है, और राहुल गांधी इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, इसीलिए वो इन सब का अच्छे से सामना नहीं कर पाते हैं और लोगों के नज़र में वो एक नेपोटिज्म के ही कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में जाते हैं, और इसीलिए उनके पार्टी को हार का सामना ज़्यादा करना पड़ता है।
और इसके बाद चौथा रीज़न है नो अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में खाली इनकॉम्पिटेंट लीडर्स और पॉलिटिशियंस भरे हुए हैं। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट लीडर्स भी हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी इनके टैलेंट को चैनलाइज नहीं कर पाया और इसी के कारण से ये लोग कांग्रेस से डिफ्लेक्ट कर गए। कुछ ने अपना अपना पार्टी बना लिया अपने स्टेट्स में और कुछ बीजेपी के साथ ज्वाइन कर गए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूँ तो ममता बनर्जी, जिनका वेस्ट बंगाल में स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ये कभी कांग्रेस की एक मेंबर हुआ करती थी, वो तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस पहले कांग्रेस का ही पार्ट हुआ करता था। उसी तरह से शरद पवार, इनका महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इनका पार्टी है नेशनल कांग्रेस पार्टी और ये भी पहले कांग्रेस के ही मेंबर हुआ करते थे। तो इसी तरह से अगर एग्जांपल देते रहो तो तेलंगाना के केसीआर, फिर आंध्र प्रदेश के जगन मोहन, ये लोग भी एक तरह से कांग्रेस के ही पहले मेंबर थे। जगन मोहन, जो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी है, उनके फादर पहले कांग्रेस में थे। आसाम के जो अभी बीजेपी सीएम बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी पहले कांग्रेस के ही मेंबर थे। उसी तरह से मिजोरम के कॉमरेड कोमांग, ये भी पहले एनसीपी के मेंबर थे, फिर बाद में इन्होंने अपना पार्टी बनाया। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अपने जो भी लीडर्स हैं, जो भी पूल ऑफ टैलेंट है, उसको कभी भी ठीक से पकड़ के रख ही नहीं पाया और इसी कारण से या तो ये अपना पार्टी बना रहे हैं या फिर ये लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। और एक और अभी लेटेस्ट एग्जांपल अमरिंदर सिंह का है। ये पहले पंजाब के सीएम हुआ करते थे, फिर इलेक्शन से जस्ट पहले इन्होंने भी कांग्रेस को रिज़ाइन कर दिया और इन्होंने अपना एक पार्टी लॉन्च किया। हालांकि ये तो इलेक्शन अभी जीत नहीं पाए। तो ये दिखाते हैं कि कांग्रेस में जो भी लीडर्स हो रहे हैं वो लोग कांग्रेस में रह नहीं पा रहे क्योंकि कांग्रेस को अपॉर्चुनिटी नहीं देता। वहीं ये लोग, जिन लोगों का भी मैंने नाम लिया, ये लोग ग्राउंड वर्क करके आए थे, मतलब इन लोगों का ग्राउंड लेवल में अच्छा स्ट्रांग होल्ड था। वहीं इन लोगों को कांग्रेस ना ही कोई अच्छा प्रमोशन दे पा रहा है, ना ही कोई की मिनिस्ट्री दे पा रहा है क्योंकि वो लोग अभी भी इलेक्शन जीत नहीं रहे हैं। तो इन लोग में रिजल्टमेंट जाग रहा है और ये लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर। और इसके बाद आता है पांचवा रीज़न और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रशांत किशोर, जो कि इलेक्शन में एनालिस्ट के तौर पे काम करते हैं और जिन्होंने इलेक्शन ममता बनर्जी को अभी जस्ट जिताया था, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोट बैंक है। मतलब अगर अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा तो अभी कांग्रेस को 10 करोड़ के आसपास वोट मिल सकते हैं इजीली, लेकिन उनको ये जो वोट मिलेगा वो किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं मिलेगा, पूरे देश में फ्रैगमेंट वाइज मिलेगा। तो इस कारण से कांग्रेस कभी भी पावर में नहीं आ सकता। प्लस इसके साथ एक और रीज़न ये भी है कि कांग्रेस का जो ग्राउंड लेवल में जो वर्कर्स है, जो स्ट्रांग होल्ड है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब कांग्रेस के जो भी वर्कर्स थे वो दूसरे पार्टीज में शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे पार्टीज के लिए वो लोग रैलीज ये सब करते हैं और कांग्रेस का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इस कारण से इलेक्शन के कैंपेनिंग में कांग्रेस को डोर टू डोर कैंपेन करने में परेशानी होगा। प्लस कांग्रेस का जो वोट है वो दूसरे पार्टीज भी खा रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में, दिल्ली में, वहीं तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में। तो इस कारण से कांग्रेस का जो फुट होल्ड है इन सब स्टेट से वो और ज़्यादा कम हो जा रहा है। प्लस इसी के साथ एक स्टैट भी आपको दूंगा, अगर बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन होता है, खाली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो इसमें बीजेपी के जीतने के चांसेस लगभग 90% है, वहीं कांग्रेस के हारने के चांसेस 10%। तो इससे दिखता है कि अगर बीजेपी के साथ कभी भी कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला होगा 1 on 1 एक स्टेट में, तो उसमें बीजेपी ईजिली जीत सकता है। लेकिन बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस को अगर कोई पावर में वापस दिला सकता है वो गांधी फैमिली है, क्योंकि कांग्रेस में कोई और लीडर है ही नहीं। अगर कांग्रेस कभी भी पावर में आ सकता है तो वो गांधी फैमिली के कारण। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी हमेशा गांधी फैमिली को ही टारगेट करते हैं, बाकी सारे मेंबर्स को वो कभी टारगेट नहीं करते, क्योंकि आम जनता में भी बाकी सारे मेंबर्स को लेकर उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है जितना सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर है। तो ये भी एक रीज़न है बीजेपी का हमेशा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर अटैक करने का। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि कांग्रेस का जो ये डाउनफॉल के ऊपर वीडियो बनाया हूँ इसको आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप भी शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स को। धन्यवाद।